एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने राधा कृष्णन कमेटी के बारे में देख लिया था कि राधा कृष्णन कमेटी क्या होती है। एक बार उसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि आज़ादी के बाद में हमारी अगर कोई पहली एजुकेशन को लेकर कमेटी बनी थी वो थी हमारी राधा कृष्णन कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कब आई थी? 1948 के अंदर आई थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1949 के अंदर दी थी। फिर इसने काफ़ी सारे सजेशंस, काफ़ी सारे रिकमेंडेशन यानी कि काफ़ी सारे सुझाव दिए थे एजुकेशन के सेक्टर में, टीचर्स को लेकर, स्टाफ को लेकर, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, कितने आवर्स तक उनको काम करना है, कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में टीचर्स को पढ़ाना है। ऐसी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन, काफ़ी सारे सुझाव जो है वो हमने देखे थे। विमेंस को लेकर इन्होंने क्या कहा था, ये सारी बातें हमने देखी थी। तो आज की क्लास में जो हमने राधा कृष्णन कमेटी करी थी उससे जुड़े हुए जो भी आपके MCQs हैं, जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको पता चल जाएगा कि जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में क्या वो हमने सही पढ़ा था, और अगर पढ़ा था तो क्या वो हमको कितना ज़्यादा याद है। ठीक है, तो क्वेश्चन करके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है। अब क्वेश्चन जो है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं मिलेगा आपको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, When was the University Education Commission formed? यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था। अब मैंने आपको बताया था कि जो राधा कृष्णन कमेटी है उसका ही दूसरा नाम है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा नया आयोग है, ये आपका राधा कृष्णन कमेटी का ही दूसरा नाम है। तो ये पूछा है कि जो आपकी राधा कृष्णन कमेटी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, उसका गठन कब हुआ था, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि वो फॉर्म कब हुई थी, उसका गठन कब हुआ था। तो उसका गठन हुआ था, उसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 के अंदर। काफी सारी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर या फिर 7 नवंबर 1948 में हुआ था। ये तो सबको याद है, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। तो नवंबर में हुआ था, वो भी 4 तारीख को। तो 4 नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, बाय व्हाट अदर नेम इज द राधा कृष्णन कमीशन नोन, यानी कि राधा कृष्णन आयोग जो है उसको हम किस अन्य नाम से जान सकते हैं। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, वही आपका राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या फिर यूनिवर्सिटी कमीशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है वो राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हेन डिड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है उसको कब सौंपा था? वो सौंपा था 1949 25 जुलाई को, या फिर 25 अगस्त 1949 में, 25 सितंबर 1949, या फिर 25 अक्टूबर 1949। तो 1949 को सौंपा था, ये तो सबको याद है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट महीना कौन सा था, एग्जैक्ट डेट कौन सी थी? तो वो थी आपकी 25 अगस्त 1949 को राधा कृष्णन समिति ने, यानी कि आपका जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, उसने अपनी रिपोर्ट को सौंपा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कि जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसमें कुल कितने सदस्य थे। तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि इसमें कितने सदस्य थे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 8 सदस्य, 9 सदस्य, 10 या फिर 11, तो कुल 10 सदस्य थे। मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में जाके देख लेना आप, वहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको जो है यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, या फिर PDF में भी आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कुल 10 सदस्य थे आपकी इस समिति के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, राधा कृष्णन कमिटी सजेस्टेड हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, यानी कि राधा कृष्णन समिति ने टीचर्स को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया था। तो वो कितने भागों में विभाजन किया था? 2 में, 3 में, 4 में, या फिर 5 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 भागों में इसने क्या करा था, जो टीचर्स है उसको डिवाइड कर दिया था। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो आप मेरे को कॉमेंट करके बताओगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है आज का। इस क्लास में हम MCQs करेंगे, लेकिन MCQs से साथ साथ कुछ आपके HW के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको देती रहूंगी, तो आपको मेरे को कमेंट करके उसका आंसर जो है वो देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल पूछा है कि व्हाट इज द सजेस्टेड रिटायरमेंट एज फॉर द प्रोफेसर्स, यानी कि प्रोफेसर्स के लिए सेवानिवृत्ति की कितनी आयु जो है वो बताई थी इस आयोग ने। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इस आयोग ने प्रोफेसर्स के लिए और टीचर्स के लिए कुछ रिटायरमेंट की एज बताई है। तो प्रोफेसर्स के लिए कौन सी थी? 2 लोगों के लिए बताई थी, एक तो बताई थी टीचर्स के लिए, एक बताई थी प्रोफेसर्स के लिए जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए प्रोफेसर्स के लिए कौन सी रिटायरमेंट की एज जो है वो बताई थी, तो वो थी आपकी 64 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल क्या पूछा है, हाउ मैनी वर्किंग डेज डिड द राधा कृष्णन कमिटी सजेस्टेड इन कॉलेज, यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने कॉलेज में कितने कार्य दिवस का सुझाव दिया था कि इतने दिवस तो आपको है ना काम करना ही होगा। वो कार्य दिवस जो है वो कितने बताए थे, 150 बताए थे, 180 बताए थे, 200 बताए थे या फिर 220 बताए थे। तो 180 कार्य दिवस जो है वो आपको बताए थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने नहीं देखा था, आई थिंक मिस हो गया होगा, लेकिन आप इसको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना कि राधा कृष्णन कमेटी ने, यानी कि राधा कृष्णन जो आयोग है, उसने कितने कार्य दिवस का सुझाव दिया था, उसने कितने वर्किंग डेज का सुझाव दिया था, और वो वर्किंग डेज कहाँ पे, कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि राधा कृष्णन आयोग ने कुल 180 कार्य दिवस का सुझाव दिया था कॉलेज के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो राधा कृष्णन आयोग है, इसने बेसिकली हायर एजुकेशन के अंदर ही बात करी थी, स्कूल एजुकेशन या फिर स्कूल के टीचर्स वगैरह के लिए ज्यादा बात नहीं करी थी। जो हायर एजुकेशन है, यानी कि कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन होती है, उसके ऊपर इसने अपनी रिकमेंडेशन, इसकी जो सुझाव है वो दिए थे। ठीक है, तो कॉलेज के अंदर कितने कार्य दिवस कम से कम आपको होने चाहिए, कम से कम कितने कार्य दिवस आपको कॉलेज के अंदर काम करना है, वो है 180 दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज एज सजेस्टेड बाय राधा कृष्णन कमिटी, यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय हेतु अधिकतम छात्र की संख्या जो है वो कितने सुझाव दिए थे कि भाई इतने तो मिनिमम छात्र जो है वो होने ही चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम कितने छात्र जो है वो आपके यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, तो वो है आपकी 3000। इससे ज्यादा छात्र जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि जितने ज्यादा, अगर मान लो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो फिर टीचर जो है वो हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर लिमिटेड बच्चे रहेंगे तो टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान दे पाएगा, हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर पाएगा। अगर बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे जहाँ पे टीचर की नजर ही नहीं पड़ रही है, बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो फिर बच्चों का कोई मतलब नहीं पढ़ाई करने का वहां पे। तो इन्होंने कहा था कि अधिकतम छात्र जो है वो 3000 होने चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपके नोट्स में ये नहीं है तो इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, हु सजेस्टेड फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी, यूजीसी के गठन का सुझाव किसने दिया था, सैडलर कमीशन ने, हंटर कमीशन ने, राधा कृष्णन कमेटी ने या फिर मुदलियार कमीशन ने। ये सारी ही कमीशन आपके सिलेबस में दे रखी है, हम आगे इन सारी कमीशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन राधा कृष्णन कमेटी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो क्या होगा, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो राधा कृष्णन कमेटी है, इसने ही सुझाव दिया था कि हमको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, यूजीसी जो है वो बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्या पूछा है, अगला पूछा है कि विच लैंग्वेजेस वॉज सजेस्टेड फॉर इंस्ट्रक्शन एट द यूनिवर्सिटी लेवल। अब मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्णन समिति ने काफी सारे सुझाव दिए थे कि भाई टीचर को लेकर, स्टाफ को लेकर, है ना, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, साथ ही साथ माध्यम कौन सा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन का मीडियम कौन सा होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना है बच्चे को, तो वो लैंग्वेज के बारे में भी इन्होंने बात करी थी। तो यहाँ पे वही सवाल पूछा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर अनुदेश हेतु किस भाषा को सुझाव दिया था राधा कृष्णन समिति ने। मातृभाषा का, यानी कि मदर टंग में पढ़ाना है बच्चे को, हिंदी के अंदर पढ़ाना है, इंग्लिश के अंदर पढ़ाना है, या फिर आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर पढ़ाना है। तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी, कल की अगर आप क्लास में जाके देखोगे, इससे प्रीवियस क्लास में देखोगे जहां पे हमने ये थ्योरी कंप्लीट करी थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्णन समिति ने कहा है कि टीचर्स को, बच्चे को उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उसकी जो लोकल, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसके अंदर बच्चे को पढ़ाना है। क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ वो कुछ विषय में हिंदी का भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात मैंने इंग्लिश के लिए भी ये कही थी कि इंग्लिश को बिल्कुल इन्होंने मना नहीं किया था कि हमको बिल्कुल इंग्लिश से दूर जाना है, नहीं, इन्होंने कहा था कि क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें इंग्लिश की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हो सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको इंग्लिश से बच्चे को दूर करना है, हमको बच्चे को इंग्लिश भी पढ़ाते रहना है ताकि इंग्लिश की भी टच में रहे बच्चा, ताकि आगे इन फ्यूचर में अगर उसको इंग्लिश मीडियम की या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसके काम आ सके। ठीक है, तो ये तीनों ही भाषाओं के बारे में बात करी थी, लेकिन मेजरली इन्होंने किसका सजेशन दिया था, मेजरली इन्होंने कहा था कि बच्चे को उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उसके अंदर टीचर को पढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, व्हेन वाज एनसीसी स्टार्टेड, एनसीसी जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी।
तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि राधा कृष्णन समिति ने एनसीसी की शुरुआत करने के लिए भी सुझाव दिया था कि हमको कॉलेजेस के अंदर एनसीसी जो है वो शुरू करना चाहिए। तो यही पूछा है कि एनसीसी की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, 48 में हुई थी, 49 में हुई थी, 50 में हुई थी या फिर 51 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि राधा कृष्णन समिति ने सुझाव दिया था एनसीसी का। तो राधा कृष्णन समिति कब आई थी? 49 में तो नहीं आई थी, 49 में उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। 50 का तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ना ही 51 का कोई लेना देना है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा, जहां पे 1948 है, क्योंकि 1948 में ही राधा कृष्णन समिति की स्थापना हुई थी, उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, जुलाई 1948 में राधा कृष्णन समिति ने, है ना, एनसीसी की क्या बोलते हैं, सुझाव दिया था कि एनसीसी जो है वो कॉलेजेस के अंदर होना चाहिए, और फिर जुलाई 1948 से ही एनसीसी की शुरुआत जो है वो हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? Which universities did the University Education Commission suggested to open? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कौन से विश्वविद्यालय खोलने के लिए सुझाव दिया था? अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने काफ़ी सारे 5 प्रोफेशनल एजुकेशन देने के लिए बात करी है और काफ़ी सारे, है ना, कॉलेजेस को ओपन करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है, आपका राधा कृष्णन समिति जो है, उसने कौन से यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने का सुझाव दिया था? ओपन यूनिवर्सिटी को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, रूरल यूनिवर्सिटी या फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने कहा था कि हमको ग्रामीण विश्वविद्यालय जो होते हैं आपके, रूरल यूनिवर्सिटीज़ जो होती है आपकी, उसकी स्थापना जो है वो हमको करनी चाहिए। तो रूरल यूनिवर्सिटी का सजेशन दिया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? Which type of test was not suggested by University Education Commission for internal examination? यानी कि आंतरिक परीक्षाओं हेतु किस प्रकार के टेस्ट का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने नहीं दिया था? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, निबंध का, मौखिक आपके जो टेस्ट होते हैं उसका, या फिर आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन का? तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में जहाँ पे नॉट लिखा हो, जहाँ पे राइट या फिर रॉन्ग लिखा हो, आपसे पूछा हो कि इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है या फिर कौन से कथन गलत है, या फिर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो सही है या कौन सा गलत है। ये जो वर्ड होते हैं ना, जहाँ पे नॉट लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पे राइट लिखा हुआ रहेगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ रहेगा, इन वर्ड्स को ध्यान से देखना है कि सवाल में पूछा क्या है। सवाल में ये पूछा है कि कौन से यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है उसने इंटरनल एग्जामिनेशन, कौन से टाइप का टेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए वो बताया है। ठीक है, तो इन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात नहीं करी है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव यानी कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसके साथ साथ हमको निबंधात्मक प्रश्न जो है वो भी बच्चे से करने चाहिए, और मौखिक मूल्यांकन जो है वो भी बच्चे का, है ना, क्लासरूम के अंदर ही टीचर को पढ़ाने के साथ साथ ही करते रहना है कि भी टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसके जो पढ़ाने के दौरान ही बच्चे से पूछते रहो कि भी मैंने ये पढ़ाया तो क्या तुमको समझ में आया, इसमें मैंने क्या बताया, इसका नाम क्या था, कौन से साल में आया था। ऐसे जो मौखिक सवाल है वो क्लास के अंदर ही बच्चे से पूछते रहो, ताकि मौखिक रूप से उसका मूल्यांकन जो है वो होता रहेगा, ओरल तरीके से उसका इवैल्यूएशन जो है वो होता रहेगा साथ ही साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे का टेस्ट लेना है। आपके जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, आपके जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके थ्रू बच्चे का टेस्ट लेना है। साथ ही साथ जो आपका मौखिक यानी कि आपके जो ओरल टेस्ट होते हैं वो हमको बच्चे का लेना है। लेकिन ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात राधा कृष्णन समिति ने नहीं करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा था कि कौन से आपकी आंतरिक परीक्षाओं हेतु किस प्रकार के टेस्ट का सुझाव राधा कृष्णन समिति या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने नहीं दिया था। तो वो कौन सा है? आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सजेस्टेड रेशियो फॉर जूनियर एंड सीनियर पोजीशन, यानी कि जूनियर और सीनियर पद हेतु कितने अनुपात का सुझाव दिया था राधा कृष्णन समिति ने। तो ये पॉइंट भी आपका नया है, आप इसको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना कि राधा कृष्णन समिति ने 2:1 यानी कि 2:1 जूनियर और सीनियर का जो अनुपात है उसके बारे में बात करी थी कि जूनियर सीनियर का रेशियो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 2:1। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आपका, आपको ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमिटी रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि राधा कृष्णन कमिटी ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी थी कि कौन से मीडियम के अंदर हमको बच्चे को पढ़ाना है। अब ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, है ना। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण माध्यम के संबंध में राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 4-5 ऑप्शंस दे रखे हैं। उन ऑप्शन में से आपको ये जो 3
चार ऑप्शन जो दे रखे हैं यहाँ पे, इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है। यानी कि पहले तो आपको ये 5 कथन पढ़ने हैं, ABCDE जो दे रखे हैं, 5 कथन को पढ़ने के बाद में फिर इनमें से कौन सा सही है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर, उसमें से कोई भी 3 आपको चूज करने हैं और फिर 1 2 3 4 यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करके करेक्ट आंसर टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन क्या बोला है, द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज, कि भाई हायर एजुकेशन का जो मीडियम है वो रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अभी ये सेम क्वेश्चन हम करके आए थे कि भाई कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा के अंदर बच्चे को पढ़ाने की बात करी थी। तो ये ऑप्शन तो आपको याद हो चुका होगा कि ये तो एकदम सही ही होगा। ठीक है, अगला क्या पूछा है, इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिपेयर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इन दी फेडरल लैंग्वेजेस, यानी कि क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम जो है वो उठाने के लिए कहा है इन्होंने। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या बोला है, अगला ऑप्शन बोला है कि ऑल दी फेडरल लैंग्वेजेस मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि सभी जो आपकी भाषाएं हैं, जितनी भी आपकी सभी है ना संघीय भाषाएं हैं, वो देवनागरी लिपि में लिखी जानी चाहिए। क्या इस बात के बारे में कहा था क्या? और अगला ऑप्शन बोला है आपको, फोर्थ ऑप्शन, इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, कि जितने भी आपके जो साइंटिफिक जो भी आपके क्लिच्ड जार्गन्स होते हैं उसको हमको अवॉइड करना है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय और वैज्ञानिक शब्दावली से हमको बचना है, उसको हमको अवॉइड करना है। ठीक है, और लास्ट आपका कथन दे रखा है, इंग्लिश शुड बी बैंड फ्रॉम द हायर एजुकेशन फील्ड इन इंडिया इमीडिएटली, यानी कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी को तुरंत हटा देना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अंग्रेजी को हटाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने तो बल्कि ये कहा था कि हमको क्षेत्रीय भाषा पढ़ानी है, उस पर फोकस करना है, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ कुछ विषय के अंदर हमको हिंदी भाषा को भी लेकर आना है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम इंग्लिश को बिल्कुल हटाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, हमको बच्चे को इंग्लिश के टच में भी रखना है ताकि इन फ्यूचर में कभी उसको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसके काम आ सकती है। तो यहाँ पे तो क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि राधा कृष्णन समिति ने ये सुझाव दिया था कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको तुरंत ही हटा दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन नंबर ई को आपको एकदम एलिमिनेट कर देना है, तो जहां पे भी ऑप्शन नंबर ई है उसको एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। अब मैंने बताया था कि रीजनल भाषा के बारे में तो उन्होंने कहा ही था कि बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में तो बिल्कुल पढ़ाना है, तो ए ऑप्शन तो पक्के से पक्का होगा। आपके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कट चुका है, बच्चा ए किस में आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट में ही आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाले में तो बी, सी और डी है। ए ऑप्शन तो हमको पता है कि कंफर्म होगा ही होगा, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन में तो कहीं पे दे ही नहीं रखा है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचा कौन सा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिर्फ 2 ही जो आपके है ना कथन थे, भले आपको पांचों के पांचों कथन नहीं पता थे, लेकिन 2 आपको पता थे कि रीजनल लैंग्वेज की बात करी है और इंग्लिश को हटाने की बात नहीं करी है। ठीक है, 2 आपको कथन पता थे, उससे ही आपने पूरा आंसर सॉल्व कर लिया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या क्या कथन सही है इसमें? पहला कथन सही है कि रीजनल भाषा के अंदर बच्चे को पढ़ाना है। फिर दूसरा कथन भी आपका सही है कि इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिपेयर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इन फेडरल लैंग्वेज, कि हमको साइंटिफिक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का यूज जो है वो करना है। और सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है कि फेडरल लैंग्वेजेस मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेजेस है वो आपकी देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जानी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है कि हमको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को हटाना है, नहीं, इन्होंने कहा था कि हमको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का तो यूज करना है। और पांचवा भी क्या बोल रहा है कि इंग्लिश को हटाना है, नहीं, इन्होंने इंग्लिश का भी यूज करना है, ये बात कही थी। तो फोर्थ और फिफ्थ जो कथन है आपका वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, केवल ए, बी और सी कथन जो है वो आपके सही है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे, जो चीजें आपको नहीं पता थी आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में, हमारी आजादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? सर्जेंट कमीशन, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन समिति या फिर आपका मुदलियार आयोग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्णन आयोग जो है वो आपका है ना इंडिपेंडेंस के बाद में आपका पहला एजुकेशन कमीशन था। 1947 में हमको आजादी मिली और 1948 में ही राधा कृष्णन समिति की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल क्या पूछा है, यूजीसी वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पे करी गई थी। ये क्वेश्चन अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर प्लानिंग कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पे या फिर उच्च शिक्षा आयोग, शिक्षा मंत्रालय या फिर योजना आयोग की सिफारिश पे। तो इसका आंसर हमको पता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या फिर हम राधा कृष्णन कमेटी भी कहते हैं, उसकी सिफारिश पे यूजीसी की स्थापना जो है वो करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 वॉज अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की गई थी। जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, जो आपका राधा कृष्णन समिति है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ये तो हमको पता है, पर उसकी नियुक्ति जो है वो किसने करी थी। SCERT ने करी थी, ICSSR ने करी थी, NCERT ने करी थी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हम MHRD, जो कि अभी नाम इसका क्या हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। ठीक है, पहले हम इसको MHRD कहते थे, अब हम इसको MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की जो नियुक्ति है वो किसने करी थी, वो करी थी मानव संसाधन है ना विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगला सवाल बोला है कि इन विच लिस्ट राधा कृष्णन कमिटी सजेस्टेड टू इंक्लूड हायर एजुकेशन। राधा कृष्णन आयोग ने जो आपकी हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसको कौन सी सूची में शामिल करने के लिए कहा था, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। ठीक है, तो अगर आपको पहना पता होगा कि हमारे पास में हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बात हुई है। ठीक है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर सरकार जो है वो काम करती है, चाहे वो आपकी केंद्र की सरकार है, चाहे वो आपकी राज्य की सरकार है, जो भी सब्जेक्ट आपके इन तीनों सूचियों में दे रखे हैं उसके आधार पे काम करती है। ठीक है, पहली आती है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं संघीय सूची। इस सूची में जितने भी आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं उन सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाता है, आपकी जो संघीय सरकार है, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है वो बनाती है। ठीक है, जो आपकी केंद्र सरकार है वो बनाती है। एक पहली लिस्ट हो गई है। दूसरी लिस्ट आती है आपकी स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उस पर जो आपकी राज्य की सरकार है वो लॉ बनाती है। ठीक है, तो दूसरी आ गई आपकी स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर कानून कौन बनाती है, राज्य की सरकार बनाती है। पहली है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर कानून कौन बनाती है, आपकी यूनियन यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी केंद्र की सरकार बनाती है। तीसरी लिस्ट आती है आपकी समवर्ती सूची, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी आपके विषय दे रखे हैं उस पर आपकी यूनियन और आपकी स्टेट दोनों ही सरकारें जो है वो कानून जो है वो बना सकती है। लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अगर दोनों ने सेम सब्जेक्ट पे कानून बनाया तो फिर चलेगा किसका कानून, तो फिर चलेगा आपकी केंद्र की सरकार का कानून। ठीक है, कानून बना सकती है दोनों ही। अगर कोई टॉपिक दे रखा है कॉन्करेंट लिस्ट में, अगर कोई आपका टॉपिक दे रखा है, जैसे एजुकेशन जो है वो आपका समवर्ती सूची के अंदर आता है, फॉरेस्ट जो है वो आपका समवर्ती सूची के अंदर आता है। ठीक है, ऐसे काफी सारी चीजें जो है वो आपकी समवर्ती सूची के अंदर आती है। इन जो सूची में जितने भी आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं उस पर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ने सेम सब्जेक्ट पे कानून बनाया तो फिर कानून है ना माना किसका जाएगा, तो फिर माना जाएगा आपकी केंद्र की सरकार का। ठीक है, ये सारा खैर आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, लेकिन आप यहाँ पे लिस्ट के बारे में बता रखा है तो इसलिए मैंने आपको एक ऊपर से जनरल नॉलेज के बारे में आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि राधा कृष्णन कमेटी ने हायर एजुकेशन को कौन सी सूची में शामिल करने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा था कि समवर्ती सूची में हायर एजुकेशन को हमको शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलके इसके ऊपर कानून बना सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ स्कूल कोर्स, यानी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश स्कूल के डैश वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद होना चाहिए। विश्वविद्यालय में जो प्रवेश है वो कितने वर्षों के बाद में होना चाहिए, तो वो आपके 12 वर्ष के बाद में होना चाहिए। पहले 12 वर्ष तक हमको स्कूल की शिक्षा लेनी है, उसके बाद में फिर हमको विश्वविद्यालय के अंदर जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट एट कॉलेज शुड बी नॉट मोर देन, यानी कि राधा कृष्णन समिति ने कहा था कि भाई कॉलेज के अंदर कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो हो सकते हैं, तो इसका आंसर है आपका 1500। ठीक है, यूनिवर्सिटी में कितने हो सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने कहा था कि 3000 बच्चे हो सकते हैं, और कॉलेजेस में कितने बच्चे हो सकते हैं, तो कॉलेज में इन्होंने कहा है 1500।
ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलेजेस में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए कहा है 1500 और यूनिवर्सिटी के लिए कहा है 3000। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राधा कृष्णन कमिटी सजेस्टेड हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर, है ना। राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को कितने श्रेणियों में बांटा है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही आंसर है कि 4 श्रेणियों में डिवाइड करा है इन्होंने टीचर्स को। इसका मैं ऑलरेडी आपको HW क्वेश्चन दे चुकी हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था कि आपको बताना है कि ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी है जहां पे राधा कृष्णन समिति ने टीचर्स को डिवाइड करा था। ठीक है, वो नाम आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। अगला सवाल क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ टीचर्स हैव नॉट बीन मेंशन्ड बाय राधा कृष्णन कमिटी। राधा कृष्णन समिति जो है आपकी राधा कृष्णन आयोग जो है उसने निम्नलिखित श्रेणियों में से किसका उल्लेख नहीं करा है, प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, लेक्चरर का, रीडर का या फिर इंस्ट्रक्टर का। तो राधा कृष्णन कमेटी ने, अभी मैंने आपको बताया जस्ट ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है कि इन्होंने 4 प्रकार के टीचर्स के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इन्होंने सुझाव नहीं दिया है। 4 टीचर के बारे में तो बताया है, तो कौन सा एक है जिसके बारे में नहीं बताया है, तो वो है आपके प्रोफेसर्स, तो बिल्कुल बताया है, टीचर्स नहीं बताया है, लेक्चरर भी बताया है, रीडर भी बताया है और इंस्ट्रक्टर भी बताया है। ठीक है, इन्होंने जो आपके टीचर्स होते हैं उसको 4 श्रेणियों में डिवाइड करा है। उसमें इन्होंने कहा है एक आपके प्रोफेसर्स होंगे, एक आपके लेक्चरर्स होंगे, एक आपके रीडर्स होंगे, एक आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे। यहाँ पे टीचर शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं करा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है शिक्षक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका उल्लेख राधा कृष्ण आयोग में नहीं हुआ है। ठीक है, आगे अगला सवाल क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमिटी। राधा कृष्णन समिति की सिफारिश पे किसकी जो है ना फॉर्मेशन जो है वो हुई थी। ठीक है, यूजीसी, एनएसएस, एनसीटीई या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यूजीसी। यूजीसी की सिफारिश किसने करी थी, राधा कृष्णन कमेटी ने करी थी। ये ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन आई थिंक सेम कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, द ग्रेटनेस ऑफ नेशन इज टू बी मेजर्ड नॉट बाय इट्स मटीरियल पावर एंड वेल्थ बट बाय द इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ इट्स पीपल हु सेड दिस। यानी कि किसी राष्ट्र की महानता उसकी भौतिक शक्ति या फिर धन से नहीं होती है बल्कि उसके लोगों के अंतर सांस्कृतिक संबंधों से मापी जा सकती है। ये जो है कथन ये किसका है, तो काफी बार आपके एग्जाम में ऐसे कथन से जुड़े हुए सवाल भी आ जाते हैं कि ये कथन किसका है, किसने ऐसी बात जो है वो कही थी। ठीक है, तो राधा कृष्णन ने कही थी, विवेकानंद ने कही थी, टैगोर ने कही थी या फिर गांधी जी ने कही थी। तो ये जो बात है कि किसी राष्ट्र की महानता उसकी जो भौतिक शक्ति है, उसका जो धन है, उसकी जो मटेरियल पावर है उससे नहीं देखी जाती है बल्कि लोगों के बीच में इंटर कल्चर रिलेशनशिप कैसा है, लोगों के बीच में अंतर सांस्कृतिक संबंध कैसे है, उससे देखी जाती है किसी भी राष्ट्र की महानता। तो ये बात कौन कह सकते हैं, ये बात आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही कह सकते हैं। तो इन्होंने ये बात कही थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, ये आपका है ना लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे 3 डैश आपको दे रखे हैं और आगे पूछा है कि दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ अ हायर एजुकेशन सजेस्टेड बाय राधा कृष्णन कमिटी। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और इनमें से कौन से वो 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं, 3 ऐसे उद्देश्य हैं जिसका सुझाव राधा कृष्णन समिति ने दिया था, राधा कृष्णन आयोग ने दिया था। जनरल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन या फिर रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राधा कृष्णन समिति ने 3 जो उद्देश्य हैं वो बताए थे, वो कौन कौन से थे। एक तो है जनरल एजुकेशन, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, बच्चे को हमको सामान्य शिक्षा प्रदान करनी है, उसको जनरल एजुकेशन देनी है, उसको लिबरल एजुकेशन भी देनी है और उसको व्यावसायिक शिक्षा यानी कि ऑक्यूपेशनल एजुकेशन भी देनी है। परंतु क्या रिलीजियस एजुकेशन की बात करी थी, क्या धार्मिक शिक्षा की बात करी थी कि हमको उसको धार्मिक एजुकेशन देनी है, नहीं, ऐसी कोई भी बात राधा कृष्णन कमेटी ने नहीं करी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पे भी है उसको एलिमिनेट कर दो, तो 3 ऑप्शन आपके जो है वो हट जाते हैं, बचता है एक ऑप्शन जिसका नंबर है ऑप्शन नंबर 3, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। हमने यहाँ पे कुल 30 क्वेश्चंस जो है वो करे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर आपको नहीं पता है तो हमने कुल 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। ये सारे वही क्वेश्चंस है जो मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर राधा कृष्णन समिति के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो क्लास ढंग से देखी होगी, ढंग से उसके नोट्स बनाए होंगे, तो ये क्लास जो है सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो
वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, कोई भी पार्ट में आपको दिक्कत होती है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।